हेलो गाइस। सो मेरा जो अब का टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर जो यूनिट 3 है वो है परसेप्शन। इससे पहले हम अटेंशन एंड सेंसेशन कर चुके हैं, वो आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। सो परसेप्शन, अभी हमने बताया सेंसेशन में कि जब भी कोई फिज़िकल स्टिमुलाई मिलती है तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जो ब्रेन में जाकर जो ये नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में ले जाकर उसको इंटरप्रिटेशन करती हैं, उस मैसेज का जो हमें मिला है स्टिमुलाई से, उसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। सो परसेप्शन इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई जो बाहर से मिली है, फिजिकल स्टिमुलाई विच रीचेज द सेंस ऑर्गन्स एंड द ब्रेन। सो इंटरप्रिटेशन गिव्स मीनिंग टू सेंसेशन। जब हम समझ जाएंगे कि क्या मैसेज मिला हमें स्टिमुलस में, तो हम उस मीनिंग को समझ जाएंगे, तो फिर उसके बाद सेंसेशन हम मीनिंगफुल ही देंगे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। अगर हमें विजन का सेंसेशन मिला है तो वो हमारी आइज़ के थ्रू हमें बाहर इंट्रैक्शन करवाएगा। अगर हमको ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल का स्टिमुलस मिला है तो वो हमें नोज़ के थ्रू बाहर इंट्रैक्शन करवाएगा। So that's why interpretation is very important. So interpretation, what is interpretation? The perception. So definition is perception is the experience of objects, events or relationships obtained by extracting information from and interpreting sensation. So perception क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, हमको कोई भी स्टिमुलस मिल सकता है, ठीक है। हमको कोई मेमोरी भी स्टिमुलस के थ्रू मिल सकती है, जैसे हमें किसी की याद आ रही है, वो भी एक स्टिमुलस है। तो एक तरीके से वो हमारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं इन चीज़ों के। तो हमारा जो ब्रेन है उनको समझता है, इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है और उसमें मीनिंग निकालता है, ढूंढता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं परसेप्शन। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। अब इनके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे हेल्प करेंगी। तो एक तरीके से जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, उसके साथ ढेर सारी और भी स्टिमुलस मिल रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल्स इन स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज करता है एक पैटर्न के हिसाब से। वो स्टिमुलस जो भी आएंगे, ढेर सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलस, ढेर सारे स्टिमुलस आ रहे हैं, स्टिमुलाई एकदम एक साथ एक टाइम पे आ रहे हैं, तो जो पर्सन है उसका ब्रेन क्या करेगा, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देगा। और वो डिपेंड करता है डिफरेंट पीपल पे कि वो डिफरेंट उनके माइंड सेट्स तो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप? हम समझ रहे हैं कि अगर हमें ग्राउंड मतलब क्या है यहाँ पे, बैकग्राउंड, और फिगर मतलब सब्जेक्ट, कोई सामने, जैसे आप फ़ोटो खिंचाते हैं पासपोर्ट साइज़, तो आप सब्जेक्ट होते हैं और पीछे आपकी बैकग्राउंड होता है। कर्टन लगते हैं ना जो फोटोग्राफ खींचता है फोटोग्राफर, उसके वहाँ। तो वैसे ही फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट, उन दोनों के वजह से जो भी परसीव हो रहा है हमें, वो है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। जैसे कि बैकग्राउंड है, उसका कलर, कॉन्ट्रास्ट, साइज़, शेप, इंटेंसिटी, ये सब डिपेंड करता है इसमें। अगर हम किसी ब्लैक बैकग्राउंड के आगे कोई वाइट सब्जेक्ट रख दें, ओके, सो वो परसीव अलग होगा, एकदम से हमको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलेगा, क्योंकि हमें पता है ब्लैक और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अगर हम कोई हल्का सा कलर ले लें, क्रीम कलर लें और उसके बैकग्राउंड क्रीम कलर लें और उसके आगे वाइट कलर का ही कुछ हम सब्जेक्ट रखें, तो हमारा उसकी तरफ उतना अटेंशन नहीं जाएगा, तो हमें सेंसेशन नहीं होगा। सेंसेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उसको इतना अच्छे से परसीव नहीं कर पाए जितना हम एक ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन को परसीव करते हैं। तो इसीलिए एक जो ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हमको पता है क्लियर परसेप्शन के लिए एक
क्लियरिटी होनी चाहिए स्टिमुलस में, और वो क्लियरिटी कैसे मिलेगी, जब कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। ये मैंने आपको अटेंशन में जो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो उसमें बताया है। अब आप देखिए जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब हम अगर विजुअल की बात ना करें, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हमको, अभी मैंने बताया कि वेरियस एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो जब सेम टाइम पे डिफरेंट हमें स्टिमुलस मिल रहे हैं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और अलग अलग टाइप की परसेप्शन हो जाएंगी। जैसे इस पिक में देखिए, ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी है। आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर का इसमें फिगर है। तो आपको यहाँ पे दो इंसानों के साइड फेस दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप दूसरे वे से देखें तो ये एक ब्लैक कलर का वाज है। वाज होता है ना, फ्लावर वाज, तो वो भी लग रहा है, ये ग्लास भी लग रहा है ये। तो ये होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। आप अलग अलग लोगों को दिखाएंगे, किसी को ये दो इंसान दिखेंगे जो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, या किसी को ये ग्लास दिखेगा ब्लैक कलर का जो वाइट बैकग्राउंड के आगे रखा है। सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल and their perception, how they perceive it. So next principle is principle of grouping. So principle of perception का सबसे पहला क्या था, principle of figure ground relationship. Next one is principle of grouping. अब जिस्टाल्ट ने प्रिंसिपल जो ये ग्रुपिंग है, इसके अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न करें हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अब हम इनको टर्न वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, नियरनेस। जो ऑब्जेक्ट जितना पास है उसको हम उतना मीनिंगफुली परसीव करेंगे। जैसे इसमें देखिए बिफोर एंड आफ्टर, पहले सब एक तरीके से साथ थे, झुंड में थे, एकदम चिपके हुए थे। और आफ्टर, आफ्टर देखिए हमने इनको थोड़ा सा अपार्ट रख दिया है, ठीक है। अब जो ये हैं जिनको हमने थोड़ा अलग अलग रख दिया है, जिनके बीच में हमने गैप कर दिया है, तो आपका ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, किसी का ध्यान जाएगा जो क्लोज़ है, वो उसको ज़्यादा देखेंगे। अभी तो आपको ये यहाँ पे डॉट्स कम है, इसलिए आपको इतना पता नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे ढेर सारे ब्लैक डॉट्स एक साथ रख दिए जाएं और ये टुकड़ों टुकड़ों में जो दो दो कॉलम में डॉट्स हैं उनको साथ रख दिया जाए, तो आपका ज़्यादा अटेंशन किसकी तरफ जाएगा, जो प्रॉक्सिमिटी में है, जो ढेर सारे साथ हैं। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट साइज एंड शेप होते हैं, लेकिन जो ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी है, इसमें क्या होता है, इंसान क्या करता है, जैसे कोई सेम कलर, सेम शेप या सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, साथ में हैं, तो वो उनको एक ही यूनिट, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह परसीव कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो ये सर्कल्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट नीचे है, तो आपने ऊपर देखा होगा सिमिलैरिटी बाय शेप, जो ढेर सारे सर्कल्स हैं एक साथ हैं, तो वो उनको पूरा एक ही समझेगा कि ये सर्कल्स का ग्रुप है, ये स्क्वायर्स का ग्रुप है, और ये नीचे साइज़ के हिसाब से ऊपर वाले बड़े स्क्वायर्स हैं, नीचे वाले छोटे स्क्वायर्स हैं, तो वो ऐसे उनको परसीव करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कोई भी स्टिमुलस जो एक डायरेक्शन में या एक ही शेप का है, तो उसको पूरा एक वन यूनिट की तरह परसीव करा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस कोई भी जिसमें ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस पैटर्न है, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, एक लाइन दिख रही होगी आपको, और उसके साथ उसी डायरेक्शन में एक कर्व जाता हुआ दिख रहा होगा, बट हमने कंटिन्यूटी में ध्यान दिया, हमने ये भी तो देख सकते थे कि एक एक्सिस है, उसके ऊपर सेमी सर्कल्स बने हैं, एक ऊपर को, एक नीचे को, फिर एक ऊपर को, फिर एक नीचे को, बट हमने ज़्यादा परसीव किस में किया, उसकी कंटिन्यूटी में, कि एक डायरेक्शन में एक कंटिन्यूटी हो रही है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमने इसको एज अ होल
परसीव कर लिया। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। कभी भी जो ये इनकम्प्लीट पैटर्न्स आते हैं, जैसे अभी तो हमने कंटिन्यूस पैटर्न पढ़े थे, अब जैसे इनकम्प्लीट पैटर्न है जिसके बीच में कोई गैप है, तो हम क्या करते हैं, लेकिन अगर वो गैप्स को हम पास पास बनाएं तो हमको पूरा एक ऑब्जेक्ट, एक कोई वन यूनिटी लगेगी। हमको ये नहीं लगेगा कि इसके बीच में तो डिसकंटिन्यूटी है, इसके बीच में तो गैप्स है, हमें नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चों की कॉपीज़ में स्टार्स बने होते हैं, स्टार्स जो उनकी टीचर्स देती डॉट्स को जोड़ने के लिए, सेम वैसे ही वो जब डॉट्स को जोड़ते हैं तो वो एक स्टार बन जाता है। तो वो तो बचपन में, लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम बिना उसको ज्वाइन करे ही हम परसीव कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, कैसे पता चला हमें, बीच में तो गैप्स हैं, लेकिन हमने परसीव कर लिया कि अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो ये कौन सा शेप लेगा। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इसमें जो भी एलिमेंट सिमेट्रिकल हैं एक दूसरे के, उनको एक यूनिफाइड ग्रुप की तरह परसीव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, दोनों बैलेंस्ड हैं, ओके, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल, उसके दो इक्वल सिमेट्रिकल हाफ हैं। अब जब इनको हमने प्रॉपरली अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गए, एक ट्रायंगल। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। हम इनको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह ही, इनको जो सिमेट्रिकल होते हैं इनको हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह ही परसीव करते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट। कोई भी प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि एग्जामिनर है वो क्या करेगा, अच्छी, जिसमें अच्छी राइटिंग है उसमें वो ज़्यादा हाई मार्क्स देगा, और जो अच्छी राइटिंग नहीं है, जो उसको लगता है कि इसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो उसमें कम मार्क्स देगा। तो ये होता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, एक तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीज़ों को, वो उसका अपना परसेप्शन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी स्टिमुलस में, मतलब किसी भी आप चीज़ को देख रहे हो, उसके आसपास के जितने भी स्टिमुलस हैं वो उस चीज़ को अफेक्ट करेंगे, तो उससे जो हमारा अटेंशन है, परसेप्शन है, वो अफेक्ट होगा, मतलब सराउंडिंग की चीज़ों से। जैसे आप यहाँ देखो, आपको लग रहा होगा ये सर्कल, फर्स्ट वाला सर्कल छोटा है और दूसरा सर्कल बड़ा है, बट एक्चुअल में ये दोनों सर्कल्स, ग्रीन सर्कल्स, आर ऑफ इक्वल साइज। आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, बट अगर आप कोशिश करिएगा ब्लैक डॉट्स को इग्नोर करके सिर्फ ग्रीन डॉट पे फोकस करें, तो आपको पता चलेगा दोनों का साइज़ सेम है, और हमें ये परसीव क्या हो रहा है कि पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले वाले के सराउंडिंग्स में बड़े सर्कल्स हैं, तो वो ऑब्वियसली उससे छोटा लग रहा है, और इस वाले में इससे छोटे सर्कल्स इसके सराउंडिंग में, तो ये ऑब्वियसली हमको बड़ा लग रहा है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो स्टिमुलस हैं वो डिपेंड करते हैं अडेप्टेबिलिटी ऑफ द परसीवर। जो परसीवर है वो कैसी चीज़ों को, जैसे इंटेंस ब्राइट लाइट है और नॉर्मल सनलाइट है, वो कैसे उन चीज़ों को परसीव करता है, ये होती है अडेप्टेबिलिटी। ये डिपेंड करती है जो परसीवर है उस पर। जैसे कोई अगर इंसान है, वो उसको आदत है तेज़ रोशनी में काम करने की, तो वो क्या करेगा, उसको जब खाली धूप में बैठा दो, उसको हल्की धूप में, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे CFL बल्ब भी चाहिए, यहाँ लगा के लैम्प चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊँगा, वरना उसको नॉर्मल सनलाइट भी डिम लगेगी। तो ये उसकी अडेप्टेबिलिटी हो चुकी है ऐसी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। सबसे पहला तो सेंस ऑर्गन्स ऑफ कोर्स,
बिकॉज सेंसेशन ही परसेप्शन के लिए ज़रूरी है। और ब्रेन नीड्स एंड डिज़ायर्स, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट, मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। ब्रेन हमको पता है, सेंस ऑर्गन हमको पता है। मेमोरी इमेजेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है कि कोई भी कंडीशन है जिसमें इंसान को कोई पास्ट एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है तो वो उस चीज़ को वैसे ही देखेगा। जैसे कोई बच्चा है, उसने पहली बार कोई हॉर्स देखा है, लेकिन उससे पहले उसने कभी हॉर्स नहीं देखा, बट काऊ देखा है। तो उसको अगर हम पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो हॉर्स को क्या बोल सकता है, ये काऊ है, क्योंकि उसने कभी हॉर्स देखा ही नहीं था, काऊ देखा था, तो वो हॉर्स को भी काऊ सोचेगा। फिर है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। इसमें क्या होता है कि हमारे इंटरेस्ट और माइंडसेट पर डिपेंड करता है हम कैसा परसीव करते हैं चीज़ों को। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, जैसे कि किसी को अपने अपने शौक़ होते हैं, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को छोटे छोटे पेबल्स होते हैं जो वो कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो ये अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट हैं। नीड एंड डिज़ायर्स क्या होता है, जैसे किसी को कल्चरल होता है, जो कोई बहुत रिलीजियस होता है, कोई बिल्कुल ही एथिस्ट होता है, मतलब भगवान को नहीं मानता है। ऐसे टाइप के जो डिज़ायर्स, नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी। तो ये तो हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एरर्स इन परसेप्शन, जो मेनली दो ही टाइप के होते हैं, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। इल्यूजन, ये क्या होता है कि किसी हमने स्टिमुलस को गलत, मिस्टेकनली हमने उसको गलत चीज़ समझ ली है। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब मिस परसेप्शन, क्योंकि हमने पढ़ाया था अभी परसेप्शन मतलब इंटरप्रिटेशन, तो मिस इंटरप्रिटेशन मतलब मिस परसेप्शन। जैसे आप क्या कर सकते हो, हमारे जैसे कभी कभी सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं अच्छे से, सपोज़ लाइट डिम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इन चीज़ों की वजह से हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। सपोज़ अंधेरे में कोई रस्सी लटक रही है पेड़ में, तो क्या सोच सकते हो कि ये सांप लटक रहा है। ये तरीके से मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अब हेलुसिनेशन क्या होता है कि इसमें इसको मतलब परसेप्शन का मेजर एरर मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टिमुलस नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलस, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ परसीव होता है, तो ये होता है हेलुसिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी आदमी को आवाज़ें आ रही हैं, किसी को पीला रंग का हाथी या पिंक रंग का हाथी दिख रहा है, या उसको अपने आप कोई स्मेल आ रही है, जबकि ऐसा कोई स्टिमुलस उसके सराउंडिंग में है ही नहीं, तो ये चीज़ होती है हेलुसिनेशन। इल्यूजन तो हमको नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन हेलुसिनेशन ओनली इन मेंटली इल पीपल में होता है। अब कॉजेज़ क्या है इसके, जो ये इनएक्यूरेट परसेप्शन हो रहा है। सबसे पहले तो डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। सपोज़ किसी सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है, या टू मैनी स्टिमुलाई एट वन टाइम, जैसे कि अगर ढेर सारे बहुत हल्ला हो रहा है, तो हम नर्सेस से हमको किसी पेशेंट ने आवाज़ दी और हम सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये भी एक हमारा सेंस ऑर्गन का डिफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ढेर सारे स्टिमुलस आ गए ना एक टाइम, तो हम उसकी वॉइस नहीं सुन पाए। फिर पुअर हेल्थ, कभी कभी हेल्दी नहीं है तो उसके वजह से भी सेंस ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे। कभी कभी हमारा अटेंशन नहीं है, लिमिटेड अटेंशन है। कभी कभी जो ग्राउंड और फिगर की मर्जेस हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, क्रीम कलर और वाइट, क्रीम कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर का सब्जेक्ट मतलब फिगर, तो इसके वजह से। या गाइडेंस, कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि व्हाट शुड वी परसीव, तो ये होती है गाइडेंस। तो ये आपका परसेप्शन कंप्लीट हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल लर्न अबाउट लर्निंग। ओके, बाय, थैंक यू।